एवरीवन, कभी आप लोगों ने शादी विवाह में किसी दुल्हन को देखा है, किसी ब्राइड को देखा है? आपने देखा है कितनी सजी रहती है वो, कितनी सवरी रहती है वो, और नॉर्मल डेज के मुकाबले कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर दिखती है। कहा जाता है कि वो 16 श्रृंगार किए हुए रहती है। तो जैसे एक दुल्हन अपने शादी वाले दिन खास तौर पर, ऐसे तो और भी दिन वो खूबसूरत दिखती हैं और दिन भी वो सजती हैं, संवरती हैं, लेकिन हमारे भारत में, इंडिया में जब उनकी शादी होती है तो जो मेकअप है ना, जो सजना संवरना उनका शादी वाले दिन होता है, वो शायद किसी और दिन नहीं होता है। और उस दिन वो क्या लगती हैं, क्या लाजवाब लगती हैं, क्या खूबसूरत लगती है वो। तो जैसे एक महिला को, लड़की को श्रृंगार, अलंकार, आभूषण वगैरह सजा देता है, तो वैसे ही हमारी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो अपनी हिंदी भाषा हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, उसको सजाने का काम करता है ईडियम्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं मुहावरे। तो आज के इस लेसन में एवरीवन हम लोग ईडियम्स को पढ़ेंगे, मुहावरों को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये ईडियम्स एक्चुअली होता क्या है। सो एवरीवन, ईडियम्स अलग से कुछ नहीं है। ईडियम्स एक ग्रुप है, ईडियम्स एक समूह है वर्ड्स का, शब्दों का। ईडियम्स एवरीवन शब्दों के समूह को ही कहते हैं जिसका मीनिंग, ध्यान देने वाली बात यह है, जिसका मीनिंग, जिसका मतलब, जिसका अर्थ, जिसका आशय, जिसका तात्पर्य उसके वर्ड्स से डिफरेंट होता है। मतलब उस समूह के जो शब्द हैं उनका कुछ और ही जनरल मीनिंग होता है, लेकिन वो जो ओवरऑल मीनिंग आता है उस पूरे समूह का, वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है, वो भिन्न होता है। तो हम कहते हैं कि जो ईडियम्स है उसका मीनिंग हमें लिटरल नहीं लेना है, उसका मीनिंग हमें फिगरेटिव लेना है, उसका मीनिंग हमें शाब्दिक नहीं लेना है, उसका मीनिंग हमें अलंकारिक लेना है, लाक्षणिक लेना है। तो ईडियम्स एवरीवन एक तरह का मेटाफर है, एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है ना। फिगर ऑफ स्पीच यानी भाषा को, लैंग्वेज को सजाने वाला एक टूल है। ठीक है एवरीवन, इडियम्स। चलिए, इडियम्स की कुछ और विशेषताएं हैं, कुछ और खासियत है, ठीक है, कि क्यों वो किसी लैंग्वेज में, खास तौर पर अंग्रेजी में यूज होता है, उसको भी एक एक करके जान लेते हैं। चलिए एवरीवन, देखिए पहला पॉइंट क्या है इडियम्स के बारे में। इडियम्स ऐड कलर एंड टेक्सचर टू लैंग्वेज। इडियम्स एवरीवन किसी भी भाषा में, खास तौर पर इंग्लिश में, जान प्राण डाल देता है। वो इंग्लिश को जानदार, वजनदार, शानदार बना देता है। क्या है, आप अपने भावों को, विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को बिना इडियम्स के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इडियम्स यूज करते हैं तो उससे जो सामने वाले पे प्रभाव होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री, है ना, आप अपने घर में हैं और आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, भाभी हैं या कोई और है, और आपको खाना मांगना है, उनसे भोजन मांगना है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह मांगना है, तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो अपनी माँ से कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को। तो माँ अपने बेटे के लिए, बाबू के लिए कुछ खाने को ला के देगी। लेकिन अब इसी भावना को आप इडियम्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। आप कहते हैं कि माँ देखो ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, 1000 चूहे एक साथ कूद रहे हैं और कुछ तो कूद कूद के मर भी गए, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो मैंने इडियम्स को भी बिगाड़ दिया। एक्चुअली हमारी अपनी हिंदी भाषा का मुहावरा होता है पेट में चूहे कूदना, जिसका मतलब आप सबको अच्छे से मालूम है, भूख लगना होता है। तो अगर आप ऐसे अपनी माँ को या बहन को या किसी और को बोलते हैं ये बात, तो वो समझेंगे कि आप सच में बहुत भूखे हैं और बड़ी तत्परता से, शीघ्रता से वो आपको भोजन, खाना ला कर देंगे ताकि आप खाएं और अपनी भूख मिटाएं। सो एवरीवन, वही लिखा गया यहाँ पे कि वो कलर और टेक्सचर ऐड करते हैं लैंग्वेज में। जैसा कि मैंने कहा, वो भाषा में जान प्राण सब डाल देते हैं। इडियम्स एवरीवन आप ऐसे समझ सकते हैं कि इडियम्स किसी भी स्थान में ना शुगर के जैसा है, मीठे के जैसा है, गुड़ के जैसा है। जैसे खीर और सेवई खाते हैं आप लोग तो उसमें वो चीनी के जैसा है। कोई नमकीन चीज़ खाते हैं आप तो उसमें वो नमक के जैसा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इडियम्स को। चलिए, ये तो एक पॉइंट हुआ इडियम्स का। और सुनिए और समझिए इडियम्स के बारे में। इडियम्स आर कल्चरली बाउंड, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू हिस्ट्री, कल्चर एंड आउटलुक ऑफ द यूजर्स। एवरीवन, ये जो इडियम्स है, ये जो मुहावरे हैं, उनके बनने के पीछे एक कहानी है, उनके बनने के पीछे एक स्टोरी है। कहानी कभी सच्ची होती है, कभी काल्पनिक होती है। ठीक है एवरीवन, और वो जो इडियम्स है, वो जो मुहावरे हैं, उस भाषा के बोलने वाले लोगों के संस्कृति से रिलेटेड होते हैं।
ठीक है, जब आप किसी लैंग्वेज को पढ़ने बैठेंगे और इडियम्स खास तौर पर पढ़ेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि उस इडियम्स को लैंग्वेज को प्रयोग करने वाले लोगों का कल्चर कैसा रहा है, संस्कृति कैसे रही। जैसे हम बात करें अपनी हिंदी की, तो हमारी हिंदी में एक मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए। ये मुहावरा आप सबने जरूर सुना होगा और ये मुहावरा विभीषण पे बना हुआ है। आप सबको मालूम है ये जो मुहावरा है रामायण नाम के एक माइथोलॉजी से, एक पौराणिक कथा से आया है। उस कथा को आप सबने सुन रखा है, उस कथा के बारे में आप सब जानते हैं। तो आपको मालूम है कि विभीषण नाम का एक कैरेक्टर था, कैसे वो अपने भाई के, है ना, बड़े भाई के रावण के डाउनफॉल का कारण बनता है। तो इस तरह के भी भाई हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में। तो ऐसे ही एवरीवन, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश इडियम्स पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश इडियम्स जब पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, उसके पीछे की स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश के, अंग्रेजों के कल्चर के बारे में भी पता चलेगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि इडियम्स आर कल्चरली बाउंड। किसी भी इडियम्स को आप जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उस इडियम के पीछे जो कहानी होती है वो उनके कल्चर को बताता है, उनके संस्कृति को बताता है, उनके थॉट्स को, फीलिंग्स को बताता है, उनके रहन सहन को बताता है, उनके खान पान को बताता है। और देखिए, हो गया ये पॉइंट। चलिए अब इसको भी समझिए, इसको भी देखिए, सुनिए। Idioms express a wide range of emotions from excitement to depression. Okay, everyone, ये तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि मुहावरे के जरिए, मुहावरे के माध्यम से आप हर भाव भावना को व्यक्त कर सकते हैं, हर विचार को व्यक्त कर सकते हैं, हर भाव भावना, हर बात के लिए इडियम्स है एवरीवन। होता क्या है एवरीवन कि हम इंसानों की फितरत रही है कि हम हर बात सीधे सीधे बोलते नहीं हैं, है ना, हम सामने वाले को हर बात लिटरली नहीं समझाते हैं। अब इसी क्रम में इडियम्स का इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गया, जो कह लीजिए, है ना। और इडियम्स के माध्यम से, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वो लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरह का भाव भावना वो एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, ऐसे तो आप हर बात बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, सामने वाला समझ, उसका लिटिल मीनिंग सुन के समझ जाएगा कि आपका भाव क्या है, विचार क्या है। लेकिन इडियम्स के जरिए आप हर इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्साइटमेंट से लेके डिप्रेशन तक, वो तो सुखता से लेके उन्माद तक को आप व्यक्त कर सकते हैं, लव टू हेट, प्यार से लेकर नफरत तक को भी व्यक्त कर सकते हैं, हीरोइज्म टू कोवार्डिस, वीरता से लेकर कायरता को भी आप व्यक्त कर सकते हैं, एंड एनीथिंग इन बिटवीन, और जो कुछ भी उसके बीच में आता है, हर चीज को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर बात, भाव, विचार को व्यक्त करने के लिए एक इडियम है, एक मुहावरा है। ठीक है एवरीवन, ओके। फाइनल पॉइंट है, दे ऑल्सो एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड साइज। आगे कहा जा रहा है एवरीवन कि ये जो इडियम्स है, ये जो मुहावरे हैं, ये टाइम, प्लेस और साइज जैसे चीज़ों को भी एक्सप्रेस कर देते हैं। समय, जगह, साइज, आकार, ये सब कुछ बता देते हैं। तो आप देख रहे हैं ना इडियम का रेंज, इडियम का दायरा कितना बड़ा है। ठीक है एवरीवन, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि मोर देन 30,000 इडियम्स है एवरीवन। तो ये सुन के हो सकता है थोड़ा सा चिंता हो आपको, यार एक तो वर्ड सीखने को पहले से ही कम नहीं है, ऊपर से इडियम्स जो शब्दों का समूह है वो भी सीखने को ज़्यादा है। सही बात है, इडियम्स का रेंज बहुत बड़ा है और 30,000 प्लस के करीब आपको इडियम्स पढ़ना है, सीखना है इंग्लिश में। लेकिन इसके बावजूद भी इडियम्स वोकैबुलरी सेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, सबसे रोचक, सबसे दिलचस्प चीज़ अगर इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ है तो इडियम्स है। ठीक है, अभी आप इडियम्स पढ़ना शुरू करिए, आप देखिएगा कैसे ये इंटरेस्टिंग है, कैसे ये रोचक है, दिलचस्प है, मज़ेदार है। ठीक है एवरीवन, पहला इडियम है एवरीवन, रेड और स्कारलेट लेटर डे। रेड लेटर डे या स्कारलेट लेटर डे, ये इडियम है, ये मुहावरा है एवरीवन। और जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये शब्दों का एक समूह है। अब इसका जो मीनिंग होगा, उसका जो अर्थ होगा, उसके हर शब्द के मीनिंग से, मतलब से, अर्थ से, आशय तात्पर्य से डिफरेंट होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। देखिए कैसे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एवरीवन इम्पोर्टेंट ओकेजन। रेड लेटर डे किसी इम्पोर्टेंट ओकेजन को बोलते हैं, महत्वपूर्ण अवसर, जैसे कि कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार, हॉलीडे, छुट्टी, है ना, बर्थडे, जन्मदिन, एनिवर्सरी, सालगिरह, इस तरह के किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन को एवरीवन कहते हैं स्कारलेट लेटर डे या रेड लेटर डे।
समझने की चीज़ ये है एवरीवन कि यहाँ पे लेटर का मतलब पत्र नहीं है, चिट्ठी नहीं है, खत नहीं है। यहाँ पे लेटर का मतलब है अक्षर, यहाँ पे लेटर का मतलब है वर्ण। ठीक है, आइए पहले रेड लेटर डे का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे है ना उसके पीछे की कहानी को, कि जो मीनिंग है उसका रेड लेटर डे से क्या कनेक्शन। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें सीडीएम को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि एवरीवन वोकैब सेक्शन का कोई भी पार्ट हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, फ्रेजल वर्ब हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, कॉलोकेशन हो, पैरानीम्स हो, है ना। आप तो पूरे वोकैब सेक्शन में पहले किसी शब्द या शब्द समूह का अर्थ ही समझते हैं, लेकिन जब तक माफ कीजिएगा, जब तक उस वर्ड का या वर्ड ग्रुप को सेंटेंस में यूज होता हुआ नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, आप उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो मीनिंग के बाद एग्जाम्पल भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट वीक वी सेलिब्रेट द बिगेस्ट रेड लेटर डे। आप देख सकते हैं रेड लेटर डे को यहाँ पे यूज किया है मैंने सेंटेंस में। इन द कैलेंडर फॉर अस द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का, कि अगले सप्ताह हम लोग अपने कैलेंडर का मतलब पूरे साल का सबसे बड़ा रेड लेटर डे यानी सबसे महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। और वो दिवस कौन सा है, हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है एवरीवन, आइए रेड लेटर डे का इस मीनिंग के साथ कनेक्शन को समझते हैं। देखिए एवरीवन, अगर आप ओरिजिन देखने जाएंगे, है ना, बुनियाद देखने जाएंगे, उत्पत्ति देखने जाएंगे कि रेड लेटर डे कैसे उत्पत्ति में आया, कैसे इसका उद्गम हुआ, तो आपको जाना पड़ेगा एंशिएंट रोम में, आपको जाना पड़ेगा प्राचीन काल में रोम में। वहाँ पे उस समय क्या होता था एवरीवन, जो कैथोलिक चर्च होते थे वो अपने कैलेंडर में रेड इंक का इस्तेमाल करते थे, लाल रंग की स्याही का इस्तेमाल करते थे इम्पॉर्टेंट डेज को हाईलाइट करने के लिए, महत्वपूर्ण दिन दिवस को हाईलाइट करने के लिए, ताकि सबकी नज़र उस पर जाए। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट डेज ऑब्वियसली फेस्टिवल होते थे, ठीक है, सेंट डेज होते थे, तो फन डेज होते थे, मौज मस्ती वाला दिन दिवस होता था, तो लोग उस रेड इंक को देखकर खुश हो जाते थे। ठीक है, और कैलेंडर में वो रेड इंक होता था तो उसको देखकर वो उस इम्पॉर्टेंट ओकेज़न के लिए पहले से तैयारियां भी चालू कर पाते थे। अभी भी एवरीवन कैलेंडर में आप देखते होंगे कि जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, होली डेज वाले जो डेज होते हैं, उनको रेड इंक से दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। तो रेड लेटर डे यानी इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं, इडियम नंबर 2 पर आते हैं। इडियम नंबर 2 है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होता ही, बाय के बदले इन का भी इस्तेमाल हो सकता है, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स या बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये इडियम है, ये मुहावरा है, इसका मीनिंग एक वर्ड में, सिंपल वर्ड में होता है इरेगुलरली। इरेगुलरली यानी अनियमित रूप से। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल देखते हैं। द रेडियो वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। किसी रेडियो की बात हो रही है एवरीवन, बोला जा रहा है कि रेडियो ठीक नहीं है, सही नहीं है, बुरी कंडीशन में है, ये इरेगुलरली काम करता है, कभी बजता है कभी नहीं बजता है। ठीक है, अभी आप कनेक्शन समझो, ठीक है, अभी आप स्टोरी को समझो कि कैसे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब इरेगुलरली हो गया। अब देखिए एवरीवन, ये जो वर्ड है फिट्स, ठीक है, ये जो वर्ड है फिट, इसका मतलब हिंदी में होता है दौरा, है ना, दौरा, मिर्गी। ठीक है एवरीवन, और स्टार्ट का मतलब होता है झटका, स्टार्ट का मतलब होता है झटका। ठीक है, तो फिट क्या है एवरीवन, एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति का बॉडी अनकंट्रोलेबली जर्क करने लगता है, झटके खाने लगता है, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से, उसी को हम लोग मिर्गी बोलते हैं, दौरा बोलते हैं, दौरा आना बोलते हैं। अब एवरीवन जब ये कंडीशन किसी पर्सन को आता है तो उसको टाइम नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, बेसमय आता है वो। ठीक है, अपने आप तो आता नहीं है। तो बस यही कनेक्शन है बाय फिट्स का, उसके जो मीनिंग है इरेगुलरली के साथ। बाकी आपने एग्जाम्पल सुन लिया एवरीवन। ये जो इडियम नंबर 2 का पहला पार्ट है बाय फिट्स, पहले सिर्फ यही यूज़ हुआ करता था, ठीक है, और ये 16वीं शताब्दी से यूज़ में है। ठीक है, 100 साल तक ये जो ईडियम है, ये जो फ्रेज है, बाय फिट्स के रूप में इस्तेमाल हुआ।
ठीक है, 100 साल के बाद ये जो एंड स्टार्ट्स वाला पार्ट है वो इसमें जुड़ा, ठीक है, यानी 17वीं शताब्दी से बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यूज होता आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए आते हैं इडियम नंबर 3 पर। इडियम नंबर 3 है फेस द म्यूजिक। अब इसका लिटरल मीनिंग तो हो जाएगा एवरीवन संगीत का सामना करना, लेकिन आपको मालूम है कि वो इडियम है, वो मुहावरा है, उसका शाब्दिक अर्थ हमें नहीं समझना है, उसका सांकेतिक अर्थ, उसका आलंकारिक अर्थ है ना समझना है हमें, उसका शब्दार्थ नहीं समझना है, उसका भावार्थ समझना है। ठीक है, देखिए ऐसे तो म्यूजिक का जनरल मीनिंग संगीत होता है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक का मतलब है, देखिए क्या, रिब्यूक यानी डांट फटकार, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, पनिशमेंट यानी दंड सजा। तो फेस द म्यूजिक मतलब फेस रिब्यूक, क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट। किसका सामना करना? सामना करना या एक्सेप्ट करना, सामना करना या एक्सेप्ट करना, किसको? डांट फटकार को, आलोचना का यो दंड को। तो ऐसा कब होता है? जब आप कुछ गलत करते हैं, फॉर समथिंग यू हैव डन रॉन्ग और बैड। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल में यूज करके देख लेते हैं। हैविंग फेल्ड हिज इंग्लिश टेस्ट ही हैड टू फेस द म्यूजिक। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? अब क्योंकि वो अंग्रेजी की परीक्षा में फेल हो गया, असफल हो गया है ना, उसको म्यूजिक का सामना करना पड़ा। ऐसा हिंदी में नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदी का ये मुहावरा नहीं है ना। उसको डांट सुननी पड़ी, उसको आलोचना झेलनी पड़ी, या उसको सजा मिली, उसको दंड मिला। ये है एवरीवन इडियम नंबर 3 फेस द म्यूजिक। देखिए इसके बनने के पीछे दो कहानी बताई जाती है। एक कहानी तो म्यूजिक वर्ल्ड से ही आती है, जहाँ पर जो परफॉर्मर्स होते थे वो ऑर्केस्ट्रा पीक के सामने परफॉर्म करते थे। मतलब स्टेज है, उस पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं या नाच रहे हैं। तो जो ऑर्केस्ट्रा होता था वो एक पिट में होता था, गड्ढे में होता था, और उसके बाद फिर ऑडियंस होती थी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस गलत हो गया कभी इस टीम का, परफॉर्मेंस देने वाली टीम का, तो उनको ऑडियंस का डिसअप्रूवल झेलना पड़ता था। तो वहाँ से ईडियम बन गया फेस द म्यूजिक। एक और कहानी आती है मिलिट्री वर्ल्ड से, जहाँ पर कोई सैनिक अगर कुछ गलती करता था तो उसको पूरे बैंड बाजे के साथ मिलिट्री से, सेना से निकाला जाता था। तो ये दो कहानी बताई जाती है फेस द म्यूजिक के पीछे। इडियम नंबर 3 एवरीवन इडियम नंबर 4 स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब दो हो सकता है, चूहा सूंघना या चूहे की महक आना। चूहा सूंघना या चूहे की महक आना, तो बड़ा अजीब लग रहा है ना। इसका लिटरल मीनिंग, इसका शब्दार्थ थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है। इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है एवरीवन दाल में काला होना। ठीक है, जो मीनिंग इसका होता है वही मीनिंग इस मुहावरे का भी होता है। तो ये जो है हमारी हिंदी भाषा का इक्विवेलेंट है। अब देखिए क्या है ना, इंग्लिश में बहुत सारे इडियम्स ऐसे हैं, बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जिनका हिंदी इक्विवेलेंट होता है। तो दाल में काला होना उसी का हिंदी इक्विवेलेंट है। अब चलिए सिंपल वर्ड में समझते हैं कि स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है। सस्पेक्ट, स्मेल अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट, यानी शक करना, है ना, शक करना दैट समथिंग इज रॉन्ग, शक करना कि कुछ गड़बड़ है इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब किसी गलत होने का, किसी चीज़ के गलत होने का, कुछ गड़बड़ होने का आशंका होना, शक करना, ये मीनिंग होता है स्मेल अ रैट का। ठीक है एवरीवन, आइए इस सेंटेंस में एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं उस इडियम को कैसे यूज हुआ है वो। हिज वाइफ स्मेल्ट अ रैट व्हेन ही सडनली स्टार्टेड वर्किंग लेट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। तो जब उस व्यक्ति ने पिछले कुछ सप्ताह से देर रात तक काम करना चालू किया, तो इसकी वाइफ को, उनकी वाइफ को शक हुआ, है ना, कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई कि आखिर मेरा जो पति है इतनी देर रात तक पिछले कुछ सप्ताह से क्यों काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। ठीक है एवरीवन, स्मेल्ट अ रैट यानी दाल में काला होना, यानी कुछ गड़बड़ होने की, कुछ गलत होने की आशंका होना। अब समझिए स्मेल अ रैट का उसके मीनिंग से क्या कनेक्शन है ना, स्मेल अ रैट का ओरिजिन क्या है। देखिए एवरीवन, बात उन दिनों की है जब चूहों ने कहर बरपा रखा था। उस समय वो
कैरियर थे बहुत सारे डिजीजेस के। चूहों के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। तो अब चूहों को ख़त्म करने के लिए, उनका नाश करने के लिए डॉग्स को, कुत्तों को रखा गया, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको रखा गया कि वो चूहों को सूंघे, है ना, सूंघ के उनको पकड़े और उनको मार दें। अब इस बात के लिए चूहों को कुत्तों को पुरस्कार भी दिए जाते थे। अब यही चीज़ ट्रांसफ़र हो गई व्यक्ति में, कि जो काम कुत्ता कर रहा था डॉग्स कर रहे थे, सूंघ रहे थे, चूहों को पकड़ के उनको मार रहे थे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ गड़बड़, कुछ गलत होने की आशंका है, इसका मतलब जैसे वो डॉग्स स्मेल कर रहे थे रैट को, ये व्यक्ति स्मेल कर रहा है रैट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। नंबर 5 एवरीवन, अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, वाइल्ड गूज चेज। चेज का मतलब होता है एवरीवन पीछा करना। गूज कहते हैं बत्तख को, वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली। तो इसका शब्दार्थ क्या हो गया एवरीवन? इसका शब्दार्थ हो गया जंगली बत्तख का पीछा, यह शब्दार्थ है। इसका भावार्थ होता है निरर्थक खोज, यानी फ्यूटाइल सर्च, बेकार की खोज। बेकार क्यों? बेकार इसलिए क्योंकि आप ऐसी किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो है ही नहीं, उसको आप ढूंढ रहे हैं, उसको आप खोज रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं आप, या यू आर अनलाइकली टू डिस्कवर, उस चीज़ को आप पाने वाले हैं नहीं, फिर भी उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो ऐसे सर्च को, ऐसे खोज को फ्यूटाइल सर्च बोलते हैं। फ्यूटाइल सर्च तो मीनिंग है, उसका इडियम होता है वाइल्ड गूज चेज। आइए उसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं। जोनाथन looking for his lost phone may be on a wild goose chase। अब जोनाथन नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने अपना कहीं फ़ोन खो दिया है घर के बाहर, मान लीजिए स्टेशन पर या कहीं और किसी पब्लिक प्लेस पे। अब वो गए हैं ढूंढने उस गुमशुदा फ़ोन को। अब बताइए फ़ोन मिलने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम है या ना के बराबर है, फ़ोन अब मिलने वाला नहीं, फिर भी वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो ये वाइल्ड गूज चेज ही हो गया ना, वाइल्ड गूज चेज यानी निरर्थक खोज, बेकार की खोज, ऐसी चीज़ की खोज जो है ही नहीं या जो आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है एवरीवन, वाइल्ड गूज चेज। अब इसके बनने के पीछे की कहानी को सुने, इसके बनने के पीछे की स्टोरी को सुने एवरीवन। देखिए, हॉर्स रेसिंग है ना, पुराने ज़माने में हॉर्स रेसिंग एक स्पॉट होता था। उस हॉर्स रेसिंग में क्या होता था, कोई एक लीडर आगे आगे दौड़ता था, कोई एक मेन राइडर आगे आगे दौड़ता था और बाकी सारे राइडर्स को उनके पीछे दौड़ना था। लेकिन वो जो कोर्स था, वो जो रास्ता था, वो अनप्रिडिक्टेबल था, किसी को नहीं मालूम था कि वो जो मेन राइडर है, वो जो मेन लीडर है, वो कहाँ दौड़ के जाएगा। बस आपको उसका पीछा करना, यही स्पॉट था। तो जब सारे राइडर्स किसी मेन राइडर का पीछा करते थे, पीछे होते थे, तो जो पैटर्न बनाते थे, तो पैटर्न बत्तखों के जैसा मिलता था, उन बत्तखों के जैसा मिलता था जो आसमान में उड़ रहे होते थे। तो उस स्पॉट को वाइल्ड गूज चेस कहा जाने लगा, है ना। और जाहिर सी बात है, सारे राइडर्स दौड़ तो रहे थे किसी एक मेन राइडर के पीछे, लेकिन ऐसे पाथ पे, ऐसे रास्ते पे दौड़ रहे थे जो अनप्रेडिक्टेबल था। वो राइडर कहीं भी जा सकता था, कहीं भी खो सकता था, लेकिन आपको उसकी तलाश में पीछे दौड़ना था। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इडियम नंबर 6, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी, यानी रैपिडली, यानी शीघ्रता से, तेजी से। अब देखिए एवरीवन, लीप का मतलब होता है छलांग, बाउंड का मतलब भी वही होता है छलांग, छलांग लगाना, कूदना। तो दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है एवरीवन। क्या है, जब आपको किसी जगह पर जाना है, ठीक है, और अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके जाना है, तो जब आप चलेंगे तो थोड़ी देर से पहुंचेंगे, तेज चलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, जब दौड़ के चलेंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे, और जब लंबे लंबे डेग के साथ चलेंगे, छलांग लगा के चलेंगे, तो तेजी से पहुंच जाएंगे, शीघ्रता से पहुंच जाएंगे। तो बस यही मीनिंग होता है एवरीवन, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी रैपिडली, शीघ्रता से, तेजी से। आइए इस बहुत ही कॉमन इडियम को 3 एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो रही है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो रही है। द वुमेन्स कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उस महिला का कॉन्फिडेंस
यानी आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ गया। इन चाइनाज इकोनॉमीज हैज डेवलप्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स, चीन की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगनी डेवलप हुई है ना, विकसित हुई है, तरक्की हुआ है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स एवरीवन, ये था इडियम नंबर 6। इडियम नंबर 7 एवरीवन, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, है ना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यहाँ पे बोल्ट का मतलब है थंडर बोल्ट, है ना, लाइटनिंग, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं वज्रपात, बिजली का गिरना, ठीक है। और ब्लू का मतलब यहाँ पे है ब्लू स्काई, ब्लू का मतलब है यहाँ पे ब्लू स्काई, नीला आसमान। नीला आसमान यानी साफ आसमान। आपको पता है बिजली कब आसमान में कड़कती है? जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट इंग्लिश में कहते हैं। अब एवरीवन, अगर आसमान साफ है, आसमान नीला है, और तब आसमान से वज्रपात हो जाए, तब बिजली गिर जाए, तब कितनी आश्चर्यजनक बात होगी एवरीवन, ये बहुत आश्चर्यजनक बात होगी। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग होता है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी आकस्मिक घटना, है ना, मतलब कोई घटना जो एकाएक अचानक से घट जाती है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, है ना, आकस्मिक आपदा विपदा, कोई मुसीबत परेशानी जो एकाएक आ जाती है ना, जो बिना बताए आ जाती है, उसको बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या मतलब हुआ एवरीवन? कि उनकी मृत्यु का जो खबर था वो बिल्कुल आकस्मिक था, एकाएक आया, है ना। खबर आने से झटका तो लगा ही सुनने वाले को, आप बहुत आश्चर्यचकित भी हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इडियम नंबर 8, इडियम नंबर 8 है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट और हॉर्न। ठीक है एवरीवन, ट्रम्पेट को हिंदी में तुरही कहते हैं। ट्रम्पेट को एवरीवन हिंदी में तुरही कहते हैं। ये एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें फूंक के हम उसको बजाते हैं। और हॉर्न तो समझ ही रहे हैं आप, भोंपू, है ना। सो ब्लो का मतलब होता है वही फूकना बजाना। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट और हॉर्न यानी अपना तुरही बजाना, अपना बीगुल बजाना। अब इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है अपने मुंह में या मिट्ठू बनना। अपने मुंह में मिट्ठू का मतलब आप जानते होंगे, टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, है ना, अपनी बड़ाई, अपना बखान, है ना, अपनी उपलब्धियों की चर्चा खुद करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बनने के पीछे की कहानी को भी देखेंगे। आई हेट पीपल हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। तो मुझे वे लोग नापसंद हैं, एक्चुअली मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ जो हमेशा अपने मुंह में आई मिट्ठू बने रहते। ठीक है एवरीवन, एक और एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में, उसको भी देख ले। डू यू माइंड नॉट ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट ऑल द टाइम, है ना, पूछा जा रहा है किसी से एवरीवन कि आपको बुरा लगेगा अगर हर वक्त आप अपना बड़ाई, है ना, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनेंगे तो। ठीक है एवरीवन, सो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की प्रशंसा स्वयं ही करना, है ना। इसके पीछे की कहानी क्या है एवरीवन? देखिए, अगर आप ट्रम्पेट जैसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्लो करते हैं, प्ले करते हैं, बजाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत तेज बजता है और सबका ध्यान बजाने वाले की तरफ चला जाता है ना। आप सब लोग बजाने वाले को ही देखने लग जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप सिर्फ अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि सब लोग आप ही को सुने, बाकी जगह और ना देखें लोग, बाकी लोगों को और ना सुने लोग। सो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। आगे है इडियम नंबर 9, बरी द हैचेट। बरी का मतलब होता है दफनाना, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर खोद के किसी चीज़ को अंदर डाल देना। और हैचेट कुल्हाड़ी को बोलते हैं एवरीवन, एक्स को बोलते हैं। हैचेट एक तरह का एक्स होता है, एक तरह की कुल्हाड़ी होती है, यानी कुल्हाड़ी को दफना देना। तो ये इस इडियम का शब्दार्थ है। इसका भावार्थ क्या है एवरीवन? टू एंड एन आर्गुमेंट विद समबडी एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, यानी किसी के साथ वाद विवाद, है ना, बहस लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना और फिर से दोस्त बन जाना, मित्र बन जाना, है ना, झगड़ा खत्म कर देना। बरी द हैचेट। एग्जाम्पल है, कांट यू जस्ट टू बरी द हैचेट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में एवरीवन एग्जाम्पल है ना। कोई व्यक्ति कह रहा है कि क्या आप दोनों झगड़ा भूलकर वापस दोस्त नहीं बन सकते। ये उस सेंटेंस का मीनिंग है एवरीवन, बरी द हैचेट। अब इस इडियम के बनने के पीछे कहानी क्या है एवरीवन? बात उन पुराने दिनों की है
जब लोग समझौता करने के लिए, सुलह करने के लिए लिटरली यानी सच में अपने कुल्हाड़ी को, एक्स को, हैचेट को ज़मीन के अंदर दफना देते थे, ये डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए कि अब हम लोग लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है एवरीवन, तो उस समय ये चीज़, ये एक्शन लिटरली हुआ था, लेकिन फिर वो प्रचलन में आ गया और वो इडियम के रूप में मुहावरे की तरह यूज़ होने लग गया, बरी द हैचेट। इडियम नंबर 10 एवरीवन, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब इसका शब्दार्थ तो हो जाएगा मुर्गे और सांड की कहानी। ये शब्दार्थ है, बड़ा अजीब है। इसका भावार्थ होता है मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानी यानी मन की गढ़ी हुई कहानी, झूठी कहानी, काल्पनिक कहानी, अविश्वसनीय कहानी, फॉल्स स्टोरी और अनबिलीवेबल स्टोरी। एग्जाम्पल देखिए, he told us some cock and bull story about having lost all his money। तो उसने हम लोगों को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि कैसे उसका पैसा खत्म हो गया, कैसे उसने सारे पैसे खो दिए। झूठी कहानी सुना दी यानी उसने पैसे अपने खोए नहीं होंगे। अब एवरीवन, इस इडियम के बनने के पीछे कहानी क्या है? इंग्लैंड नाम का एक देश है, आप सबको पता है। तो वहाँ पर एक शहर है स्टोनी स्ट्रैटफोर्ड। इंग्लैंड नाम के देश में एक शहर है स्टोनी स्ट्रैटफोर्ड। वहाँ पे ना दो इंस थे, दो धर्मशाला थे। एक का नाम था कॉक और दूसरे का नाम था बुल। तो ये जो इडियम है इसका एक्चुअली किसी मुर्गे या सांड से कोई लेना देना नहीं। वो जो दो इंस थे, वो जो दो धर्मशालाएं थी, उनसे लेना देना है, कॉक और बुल। अब कहा जाता है कि उस धर्मशाला में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, बहुत सारे यात्री आते थे और यात्री आकर के एक से एक फैंसीफुल स्टोरी सुनाते थे, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते थे, मनोरंजक कहानियाँ सुनाते थे। बस क्या था एवरीवन, अब ये चीज़ वहाँ से एक इडियम बन गई, कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब उन दो धर्मशालाएं की कहानी यानी झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इडियम नंबर 11, फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर एवरीवन पंख होता है पक्षियों का, नेस्ट आपको मालूम है घोंसला उनका घर होता है। तो फेदर वंस ओन नेस्ट यानी बेईमानी से पैसे कमाना, है ना। इसका शब्दार्थ जो भी हो, लेकिन इसका भावार्थ होता है बेईमानी से पैसे कमाना, गलत तरीके से पैसे कमाना। टू मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, टू मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। एग्जाम्पल देखते हैं। द मेयर सीम टू बी हेल्पिंग पीपल बट शी वॉज रियली फेदरिंग हर ओन नेस्ट। मेयर लग रहा था कि लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वो तो गलत तरीके से पैसे बना रही थी, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही थी, वो तो अपने स्वार्थ को साध रही थी। ठीक है एवरीवन, अब चलिए क्या कनेक्शन है इस इडियम का उसके मीनिंग से। आप जैसे पक्षी क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाने के लिए, सजाने संवारने के लिए अपने पंखों को उसमें लगा देते हैं, है ना, जिससे उनका अपना घोंसला, उनका अपना घर अच्छा से सजा रहे, बढ़िया बना रहे। बस यही याद दिलाता है ये इडियम, फेदर वंस ओन नेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट तो आपको मालूम है उपहार होता है, तोहफा होता है। गैब का मतलब होता है एवरीवन कॉन्वर्सेशन। गैब का मतलब होता है एवरीवन कॉन्वर्सेशन या चैटर। चैट से बना चैटर, है ना, बतियाना। कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत, वार्तालाप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो गया एवरीवन? बातचीत करने का गिफ्ट, बातचीत करने की कला। उसको एक वर्ड में हिंदी में बोलते हैं वाक पटुता। भी इसको इंग्लिश में सिंपल वर्ड में समझाएं तो व्हाट इज गिफ्ट ऑफ द गैप? इट इज एन एबिलिटी। ये एक एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड इन अ परसुएसिव वे, है ना। तो बोलने की कला, कैसे बोलने की कला? स्पष्ट बोलने की कला, है ना एवरीवन। क्लियर बोलने की कला, कॉन्फिडेंटली बोलने की कला, और इस तरह से बोलें कि जिस बात के लिए हम आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम आपको परसुएट कर ले, हम आपको मना ले, बहला ले। ठीक है एवरीवन, गिफ्ट ऑफ द गैप। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। भाई वो जो महिला हैं उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, मतलब वाक पटुता है, मतलब अच्छा बोलने की कला है, वो सुवक्ता है। तो उनको तो सेल्स और मार्केटिंग में काम करना चाहिए।
सेल्स और मार्केटिंग में कौन से लोग चल पाते हैं? जिनके पास गिफ्ट ऑफ द गैब होता है। आइए इडियम नंबर 13 पर, टू टर्न अ डेफ ईयर टू, है ना, यानी अपने कान को बहरा बना लेना। ठीक है, आप सुन सकते हैं लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब सुन के भी आप अनसुना कर रहे हैं, है ना, किसी व्यक्ति को इग्नोर करना, टू टर्न अ डेफ ईयर टू। एग्जाम्पल है, द बैंक टेंडेड टू टर्न अ डेफ ईयर टू एटीएम कार्ड लॉस्ट कंप्लेन, है ना एवरीवन। ऐसा लग रहा था कि वो जो बैंक है वो कस्टमर का जो कंप्लेन है उनके एटीएम कार्ड के खो जाने का, उस पर ध्यान दे ही नहीं रही थी, उसको अनसुना कर रही थी। सो एवरीवन, इडियम नंबर 13, टू टर्न अ डेफ ईयर टू। इडियम नंबर 14 एवरीवन, अ स्टोन्स थ्रो अवे। ठीक है, इसका मतलब होता है निकट, नज़दीक, समीप, बगल में, वेरी क्लोज, वेरी नियर। ठीक है, इन अ सिटी द एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन आर एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। शहर में अमूमन क्या होता है एवरीवन, हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन एक दूसरे के निकट होते हैं, करीब ही होते हैं। एवरीवन, ये फन वे है, ये एक मज़ेदार तरीका है दो जगहों के बीच की दूरी बताने का, है ना। स्टोन्स थ्रो अवे मतलब अगर दो जगह बहुत करीब है, बहुत समीप है, तो आप उसको ऐसे बोल के उन दोनों के बीच की दूरी बताते हैं। इतनी नज़दीक है वो कि आप एक जगह से दूसरी जगह पत्थर भी फेंक सकते हैं। अ स्टोन्स थ्रो अवे। चलिए इडियम नंबर 15, एट द 11th आवर। ठीक है, इसका शब्दार्थ होगा 11वें घंटे में। इसका भावार्थ होता है द लास्ट पॉसिबल मोमेंट बिफोर इट इज़ टू लेट। हिंदी में कहते हैं ऐन वक्त पर, है ना, यानी किसी घटना का, किसी क्रिया का उस समय होना, है ना, जिसके बाद अगर एक सेकंड भी देरी होती तो फिर बहुत देर हो गई होती। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल देखते हैं एट द 11th आवर का। द लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट गॉट ऑन एट द 11th आवर। तो वो जो अंतिम यात्री था जो एयरक्राफ्ट पे, हवाई जहाज पे चढ़ा, वो बिल्कुल ऐन वक्त पे चढ़ा, नहीं तो एक सेकंड की भी वो देरी करता तो फिर वो एयरक्राफ्ट पे चढ़ नहीं पाता। अब एवरीवन, इस ईडियम के बनने के पीछे कहानी क्या है? अब इस ईडियम के बनने के पीछे की कहानी आपको बाइबल तक ले जाएगी। बाइबल में एक कहानी लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि कुछ मजदूर होते थे जो अपने काम पर 11वें घंटे में आते थे। उस समय काम करने का जो शिफ्ट था वो 12 घंटे का होता था, सुबह 6 से शाम के 6 तक। सूरज के उगने के साथ चालू होता था, सूरज के ढलने के साथ ख़त्म होता था। लेकिन कुछ मजदूर होते थे वो 11वें घंटे आते थे काम करने, और 11वें घंटे काम करके वो 12 घंटे का पैसा ले जाते थे, जबकि बाकी मजदूर 12 घंटे काम करके पैसे लेते थे। तो वहाँ से एवरीवन ये ईडियम आ गया 11वें घंटे, यानी बिल्कुल ऐन वक्त पर। वो ऐन वक्त आते थे, काम करते थे और उतना ही पैसा ले लेते थे जितना कि बाकी मजदूर 12 घंटे काम करके पैसे लेते थे। एट द 11th आवर एवरीवन। चलिए इडियम नंबर 16 है ब्रेक द आइस। अब इसका शब्दार्थ होगा बर्फ तोड़ना, लेकिन यहाँ पे जो आइस है वो साइलेंस को सिंबलाइज कर रहा है। बर्फ तोड़ना यानी चुप्पी तोड़ना, साइलेंस तोड़ना, और बातचीत चालू करना, बात करना, वार्तालाप करना चालू करना, है ना। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मोर फ्रेंडली एंड रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। बातचीत चालू करना ताकि जो माहौल है, जो वातावरण है वो और फ्रेंडली और रिलैक्स्ड हो सके। ब्रेक द आइस एग्जाम्पल है, व्हेन यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, गिविंग देम अ वार्म स्माइल कैन ऑलवेज हेल्प यू ब्रेक द आइस। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, है ना, और आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, तो उस व्यक्ति को या फिर आपको चुप्पी तोड़ने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, और फिर आप दोनों बातचीत चालू कर सकते हैं किसी टॉपिक पर। ठीक है एवरीवन, सो ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना, यानी बातचीत चालू करना। ठीक है एवरीवन। अब ये देखिए ये ईडियम कहाँ से आया? अब ये ईडियम आया एवरीवन उन जहाज़ों से, है ना, जो जहाज़ समुद्र में चलते थे और समुद्र में बर्फ़ जमे होते थे। तो उन जहाज़ों में स्पेशल इंजन्स होते थे, पावरफुल इंजन होते थे, और हाउस नाम का औजार होता था जो बर्फ़ को तोड़ता था। क्योंकि जब बर्फ़ जमा होता था तो उतना स्मूथली जो जहाज़ थे वो सेल नहीं करते थे समुद्र में, सागर में, महासागर में। तो वो उस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे ताकि वो बर्फ़ तोड़ते हुए आगे बढ़े,
है ना। अब जब बर्फ़ टूट जाता था, वो पानी बन जाता था, तो जहाज़ को जाने में, आगे बढ़ने में सहूलियत होती थी। तो वैसे ही जब आप बातचीत चालू कर देते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो फिर माहौल बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है, ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है एवरीवन, ब्रेक द आइस। चलिए लास्ट इडियम है आज के इस क्लास का, इन अ नटशेल, है ना। इन अ नटशेल यानी ब्रीफली या कॉन्साइजली, यानी इन ओनली अ फ्यू वर्ड्स, है ना। संक्षिप्त में, संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में, कम शब्दों में, शॉर्ट में। ठीक है एवरीवन, टेल अस हाउ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स इन अ नटशेल। एग्जाम्पल है उसके लिए कि हमें बताइए अपने प्लान्स के बारे में, लेकिन कम से कम शब्दों में बताइए कि क्या चाहते हैं आप, कि आप अपने प्लान्स को, योजना को कैसे एग्जीक्यूट करें, है ना, कैसे उसको फोर्स में लाएंगे। इन अ नटशेल एवरीवन, कम शब्दों में, ब्रीफली, संक्षेप में। अब इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है आपको मालूम है। नटशेल क्या है, एक कवरिंग है ना, जो अपने अंदर एक फ्रूट को रखता है बचाकर, है ना। वो जो शेल है, वो जो कवरिंग है, वो जो नटशेल जिसको बोला जा रहा है, वो उस छोटे से फल को बचा कर रखता है। तो वो छोटे से फल को अपने अंदर समेटे हुए है, कवर किए हुए। तो बस यहीं से आ गया एवरीवन ये इडियम ओरिजिन में, है ना। नटशेल में मतलब कम शब्दों में, ब्रीफली। इडियम नंबर 70।